अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरानी सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके रफ़क़ा जो कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान समेत दीगर की नमाज़ जनाजा आज तेहरान में अदा कर दी गई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें तैयारे के ज़रिए तबरेज़ से तेहरान लाई गईं। एयरपोर्ट पर जाँ बहक ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। इस नमाज जनाजा में लाखों लोग शरीक हुए और मुतादिद ममालिक के रहनुमाओं ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इब्राहिम रईसी और दीगर हुकाम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आज तेहरान पहुँचे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर 19 मई को आज़रबाईजान की सरहद पर डैम की इफ्तिताही तकरीब से वापस आते हुए मौसम की ख़राबी के बायस गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम जान की बाजी हार गए। ईरानी सदर को कल आबाई शहर मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सपुर्द दिया जाएगा। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान में मौजूद हैं, पाकिस्तानी कौम की जानिब से वहाँ पर ताज़ियत करने गए, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तमाम तर मामले की तहकीकात होनी चाहिए? क्योंकि तुर्किया के मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें ये उन्होंने दावा किया है कि ईरानी सदर इससे पहले जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे वो रूसी साख्ता का था, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने एक अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और ये हादसा पेश आ गया। आपको लगता है कि इस तमाम तर मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये हादसा था या अवामिल कुछ और थे? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की सफारती क़यादत आज तेहरान में मौजूद है। ईरान की सियासी और सफारती क़यादत की शहादत के ऊपर पाकिस्तानी कौम और अवाम और हुकूमत के जानिब से इजहार ताज़ियत के लिए, जो कि इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। जहाँ तक बात है कि इस हादसे की तहकीकात का जहाँ तक सवाल है, देखिए इसके दो पहलू हैं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से दुनिया के नॉर्म्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों पहलुओं पर हर लिहाज से, हर जाविये से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सेफ्टी से मुराद जो है वो मौसम की खराबी भी हो सकती है, पायलट की बीमारी या सेहत के हवाले से भी मामलात होते हैं। विजिबिलिटी, आपको याद होगा कि उस टाइम काफी धुंध थी उस जगह पे जहाँ पे ये क्रैश हुआ है, इवन बल्कि रेस्क्यू एफर्ट्स भी उससे मुतासिर हो रही थी। तो विजिबिलिटी का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पायलट को क्लियरली माउंटेन्स, दरख्त वगैरह नजर आ रही हैं या नहीं। और तीसरा पहलू यानी कि कोई मैकेनिकल या टेक्निकल फॉल्ट अगर जहाज के अंदर या हेलीकॉप्टर के अंदर डेवलप हो गया है, तो ये तीनों पहलू सेफ्टी के मद में देखे जाते हैं। जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उसमें कोई सबवर्जन, कोई दहशतगर्दी या किसी भी ह्यूमन एफर्ट को देखा जाता है कि किसी किस्म का हमला, चाहे वो काइनेटिक हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में ये तमाम तफसीलात और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और ईरान से तवक्को ये है कि वो इन हक़ाइक़ की बुनियाद पे ही अपना रद्द अमल, लाहे अमल और जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिटरमिन करेगा। मोहम्मद अली साहब, यकीनन इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ये तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। ये फरमाइएगा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए अमेरिका की जानिब से, तो ये वाज़े तौर पर कह दिया गया कि ना पॉलिसी में पहले कोई तब्दीली आई थी ना अब आएगी, लेकिन इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद इस रीजन पर और स्पेशली मिडल ईस्ट के हवाले से क्या इम्पैक्ट, क्या तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, जो मैंने जिस तरह गुजारिश की, ईरान जो है उसका सियासी निज़ाम एक मुनफरिद सियासी निज़ाम है, जो कि मजमुआ है एक सियासी नज़रिए का और साथ ही साथ उनकी जो पासदारान इनकलाब की तस्वीराती सोच है और साथ ही साथ जो अवामी नुमाइंदे हैं जिनकी सरबराही सदर का ओहदा पार्लिमान के अंदर
जिसको वो मजलिस कहते हैं करते हैं। तो अमूमी तौर पे आप देखें 45 साल में जो बहुत ही बुनियादी मुहर्रिकात हैं ईरान की खारजा और दिफाई पॉलिसी के, उनमें कोई बुनियादी तब्दीली आप नहीं देखते हैं अफराद के या हुकूमत की तब्दीली से। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि अफराद की मिजाज और सोच में तब्दीली से किसी हद तक उसके अप्रोच और लाहे अमल में तब्दीली आती है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता चलूं कि आपको याद होगा कि सदर अहमदी निजाद के दौर में चूंकि उनका रवैया थोड़ा सख्त था मगरबी ताकतों की जानिब, तो तनाव में इजाफा हुआ था। लेकिन फिर आपने देखा कि सदर रूहानी के दौर में और फिर खातमी साहब के दौर में थोड़ी सी डिप्लोमेसी शुरू हुई, जिसके नतीजे में ईरान न्यूक्लियर डील भी साइन हुई मगरबी ताकतों से। लेकिन रूहानी साहब का और अभी इब्राहिम रईसी साहब का जो दौर है, इसमें आपने देखा कि मगरबी ताकतों के साथ तनाव में दोबारा इजाफा हुआ है। तो यकीनी तौर पे बल्कि जो इस वक्त सिग्नल्स वॉशिंगटन से और लंदन से आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि वहां ये तवक्को की जा रही है कि आने वाली जो ईरानी क़यादत है वो दोबारा से तनाव में कमी की कोशिश करेगी। तो अब देखना ये है कि जो 50 दिन के बाद इलेक्शंस होते हैं उसमें 5-6 जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें से किसका इंतखाब ईरानी अवाम करते हैं, ताकि उसके नतीजे में हम ये बेहतर अंदाज में फैसला कर सकेंगे कि आपके इम्कानात मगरिब के साथ मुखासमत में इजाफे के हैं या इस तनाव में कमी के हैं। मोहम्मद अली साहब, जो खारजा पॉलिसी है ईरान की, क्या उसमें भी कोई तब्दीली मुतवक्के है? अगर कोई और क़यादत किसी और सियासी पार्टी की यहाँ पर क़यादत आती है तो क्या पॉलिसियाँ चेंज हो सकती हैं? बहुत अहम सवाल है। देखिए 3-4 जो बुनियादी और नजरियाती मकासद हैं उनकी खारजा पॉलिसी के, वो ये हैं कि वो मगरबी ताकतों के जो यानी कि इस्तेमार है, यानी कि उनकी जो हीजमनी और डोमिनेंस है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस को वो और ग्रुप्स को वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी अमली तस्वीर आपने गजा कॉन्फ्लिक्ट में देखी है। अच्छा, ये उनका एक पॉलिसी रही है जो कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी भी आप इसको कह सकते हैं, और ये जारी रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि उनका इसरार रहा है तमाम तर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद कि जी हम अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे और उसको बंद नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरा पहलू ये है कि वो अपने आप को इसराइल के खिलाफ इस पूरे खित्ते में एक काउंटर वेट, एक बैलेंसर के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि कोई भी फ्यूचर की जो ईरानी सियासी क़यादत है वो इन 3 अहदाफ में कोई शायद तब्दीली ना करे। हाँ, ये मुमकिन है मगरिब के साथ जो मुखासमत है उसके मयार में तब्दीली आए, कमी बेशी आए, लेकिन उसकी जो बुनियादी नजरियाती सोच है कि मुसलमान दुनिया का और जो तरक्की पजीर ममालिक का फ्यूचर जो है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में है, जिसकी वजह से उनकी ज्यादा हमदर्दियां जो हैं वो चीन और रूस के साथ हैं, जिनसे वो ये तवक्को करते हैं कि वो उनको माशी और दिफाई इमदाद देंगे ताकि वो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में अपना रोल अदा कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। 50 दिन के बाद ईरान में सदारती इंतखाब होगा और उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि आया ईरान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है या नहीं। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हैं कि विफाक में पीका एक्ट के बाद पंजाब ने भी हद तक इज़्ज़त का एक नया कानून मंजूर कर लिया है। इस कानून के तहत हुकूमत ऐसे खुसूसी ट्रिब्यूनल बना पाएगी जो 6 माह के अंदर अंदर ऐसे अफराद को सजाएं देगी जो फेक न्यूज़ बनाने और फैलाने में मुलव्विस होंगे। सज़ा 30 लाख रुपए तक हर्जाने की सूरत में हो सकती है और हर्जाने की ये सज़ा ट्रिब्यूनल ट्रायल शुरू होने से कबल ही हद तक इज़्ज़त की दरख्वास्त मौसूल होने पर उबूरी हुक्मनामे में सुना सकता है। ट्रायल के बाद जुर्म साबित होने की सूरत में उबूरी तौर पर ली गई हर्जाने की रकम हर्जाने की हतमी रकम में शामिल कर ली जाएगी। हर्जाने और कानूनी कार्रवाई के अलावा ये ट्रिब्यूनल ऐसे शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जिसको इस्तेमाल करते हुए मुबैना हद तक इज़्ज़त की गई थी, इसको बंद करने का हुक्म दे सकता है।
جی ہاں، کارروائی کو روکنے کے لیے کوئی عدالت حکم امتناع جاری نہیں کر پائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں حتیٰ کہ عزت بل 2024 کی منظوری کے خلاف سول سوسائٹی اور صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ صحافیوں نے پنجاب حتیٰ کہ عزت بل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صحافیوں کے مطابق اس بل کو اختلاف رائے اور تنقید کو دبانے، بالخصوص صحافیوں اور عوام کے بڑے طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بل کی دفعات اصل نقصان کے ثبوت کے بغیر حتیٰ کہ عزت کی کارروائیاں شروع کرنے اور جرمانے اجازت دیتی ہے، لیکن یہ شکیں قانونی دھمکیوں جیسے ہتھ کنڈوں سے کم نہیں ہیں۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ جدون صاحب آپ کے وقت کا۔ صحافتی تنظیمیں بھی یہ حتیٰ کہ عزت قانون کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، ان کے بھی ریزرویشنز ہیں، اپوزیشن نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ فرمائے گا کہ یہ جو اس کے اندر شکیں شامل کی گئی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے واقعی جو آزادی اظہار رائے ہے یا آزادی صحافت ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ نے جو بھی قانون پاس کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ جو بھی ہو، چاہے صوبائی اسمبلی ہو، چاہے قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہ ایک لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے قانون سازی کرتے ہیں جن میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آپ اگر چند مخصوص لوگوں کے لیے کوئی قانون بناتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو افیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایک اچھا قانون تصور نہیں ہے آتا۔ اس پہ تنقید زیادہ اس لیے آ رہی ہے کہ یہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ابھی جو سی پی این ای ہے یا فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے یا باقی جو باڈیز ہیں ساری میڈیا کی، اس میں دیکھیں نا، یہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تھے، تو ان کو وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ نہیں کی گئی کہ ہم یہ بل لا رہے ہیں، یا پراپر اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی جی اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بیلنس، اگر آپ کو کوئی ایسا قانون جو آرٹیکل 9 کے خلاف ہوگا تو وہ سسٹین نہیں کر سکے گا، لیکن آرٹیکل 9 کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ریسٹرکشن جو ہے وہ امپوز کر سکتی ہے بائی لا۔ وہ اس کے لیے ریزن ہے کہ سیورنٹی آف دا یو سی اسٹیٹ، اپنا اسٹیٹ یا جو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے اس کے اگینسٹ جو بھی بات کرتا ہے تو اس کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو موقف ہے، اگر ہم حکومتی موقف کی بات کریں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کسی پر بھی الزام تراشی کر دی جاتی ہے، الزام لگا لیے جاتے ہیں، اگر قانون سازی نہ کی جائے تو اس کا سدباب اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، قانون سازی سے نہ کوئی ان کو روک سکتا ہے تو نہ ہی وہ روکتے۔ قانون سازی ود اے کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈر۔ دیکھیں نا، اگر میرے خلاف یا میرے جنرل انٹرسٹ کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ میں اس ڈیبیٹ میں ڈال سکوں، میں کوئی ان رائٹنگ دے سکوں، میرے ساتھ کوئی مشورہ ہو، تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اگر دیکھیں نا میڈیا کے لیے کوئی رولز بنتے ہیں، کوئی ریگولیشن بنتی ہے، کوئی لا بنتا ہے، تو اس میں یہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے کہ آیا اس میں اس کی آڑ میں، دیکھیں نا، یہ تو آپ کوئی بندہ یہ اس کی اجازت نہیں دیتا یا وہ اس کو نہیں مانتا کہ یہ آپ کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں یا کوئی اس کے ساتھ ایسی چیزیں ایٹریبیوٹ کر دیں یا ایلیگیشن ایسی لگائیں جن کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ ایک بات تو ہے نا، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو لوگ طرح طرح کی تصویریں بنا رہے ہیں، مرد کو عورت بنا رہے ہیں، عورت کو مطلب ٹرانسجینڈر بنا رہے ہیں، مرد کو ٹرانسجینڈر بنا رہے ہیں، تو اس طرح بھی دیکھیں نا کہ تو آپ تھوڑا سا دیکھیں تو احساس کرنا چاہیے نا کہ آپ کسی ایک جو بھی آپ کو اس کا ڈفرینس اوپینین ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ کو، چاہے وہ آپ باقاعدہ طور پر ٹرولنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر الزام تراشی کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر، دیکھیں نا اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے، دیکھیں نا آپ اور میں بات کر رہے ہیں، خدا نخواستہ میرے خلاف کوئی، آپ کے خلاف کوئی اتنی سخت قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ جو ہماری فیملی بھی نہیں دیکھ سکتی، کوئی فرینڈز نہیں دیکھ سکتے، یا ایک مذہب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے لیے لازمی کوئی قانون سازی ہو، لیکن قانون سازی کا یہ مطلب ڈیفینیٹلی قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ سب کو آن بورڈ لیا جاتا۔ ارشد انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی ہاں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جدون صاحب، میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ ارشد انصاری صاحب، صحافتی تنظیموں نے احتجاج بھی کیا پنجاب اسمبلی میں، اس کے بعد پھر عاصمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ جی باقاعدہ طور پر ہم صحافتی تنظیموں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ان سے بات کریں گے، تو کیا یہ معاملہ کسی حل کی جانب آتا دکھائی دے رہا ہے کہ یا ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ کیا کرنا ہے؟ نہیں، شکریہ آپ کا بہت۔ نہیں، معاملہ تو ختم ہو گیا، اب یہ معاملہ حل طلب ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے جب رات کی تاریکی میں ایک بل ایوان میں پیش کیا اور وہ اور اپوزیشن کے شور و ولولے اور نعروں کے دوران جو ہے وہ بل پاس کر دیا گیا، ہمیشہ کی طرح ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی رات کی تاریکی میں بل پاس ہوا، سائن ہو جائے گا گورنر کے پاس، پھر یہ قانون بن گیا ہوا ہے۔ اب وہ اسمبلی اس کو واپس نہیں لے سکتی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی ہماری تنظیمیں ہیں، لائک اے پی این ایس، سی پی این ای، پی بی اے، پی ایف ای جے، امینڈ،
उन्होंने ये ऐलान किया, हमने कल एक मीटिंग थी हमारी, ये ऐलान किया है कि इस पे हम अब अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तमाम सियासी जो जमातें हैं जितने भी, इवन आज तो आज शायद आपने अली गिलानी यूसुफ गिलानी साहब के जो बेटे MP है, उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी इसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये एनी शाहिद हूँ, उस दिन मैं असेंबली में 11 घंटे रहा हूँ। अच्छा अरशद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपने हर हुकूमत को देखा है। पीका एक्ट जब तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पेश किया गया था तो नून लीग ने बड़ी तनकीद की थी, और आज नून लीग हुकूमत में है तो वो भी इस तरह के कवानीन पास कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो जमात हुकूमत में आती है वो सबसे पहले सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाती है? आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। आपने कल देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा ने PFJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 17 नवंबर 2021 सरीना होटल इस्लामाबाद हमारे प्रोग्राम में आई, मैं भी वहाँ मौजूद था। उनका क्लिप आपने सुना है, और उन्होंने कहा कि ये जालिम हुकूमत जब हम आएंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो इस बिल को फेंक देंगे, उठा के तोड़ देंगे। अब मैं बताता हूँ इसका वजह। इसकी वजह ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, और जब अपोजिशन बेंच में होते हैं तो आज़ादी सहावत के सबसे बड़े चैंपियन ये होते हैं। उसमें तहरीक इंसाफ हो, उसमें मुस्लिम नून हो, उसमें कोई पार्टी हो, ये सब के सब जो हैं ये तहरीरी बेंचेस पे जाके ये ऐसा समझते हैं कि सारी जिंदगी के लिए हुकूमतें इन्होंने कर दी हैं और वापस इन्होंने नहीं जाना। और इन्हें ये पता नहीं कि ये यहाँ पे जो सियासत है पाकिस्तान में, सियासत में ये तमाशा है, और ये व्हील चेयर है, ये घूमती रहती है, चलती रहती है। लेकिन ये उस वक्त उनका जो दावा था, ये दावे होते हैं आगे ऑपोजिशन में। ये जब अब इनको क्या इतनी जल्दी है इस बिल की, आपको इस बिल के अलावा ये अच्छा सर, अगर हम सहाफ़ियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा सर बताइएगा कि अगर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाती है तो क्या अदालत के इख्तियार में है कि वो इस कानून को ख़त्म करे? जहांगीर साहब आपसे सवाल है। जी देखें, अदालत के पास बिल्कुल अख्तियार है कि अदालत अगर समझती है कि ये फंडामेंटल राइट के और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 और 19A के अगेंस्ट है, या इसकी कुछ शिकें, अगर सारा लॉ भी नहीं है तो कुछ शिकें जो है वो फंडामेंटल राइट के और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका उसके अगेंस्ट है, या आप पे पेनल्टी इतनी इम्पोज कर रही है कि उसकी आड़ में आके आप इस जो आज़ादी सहाफ़त है या जो भी आपकी फंडामेंटल राइट है जो आपको इजाज़त है आइन, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, या उस पर किसी जगह पे कदम लगा रहे हैं किसी ऐसी शिक से, किसी ऐसी पेनल्टी या कोई ऐसी सज़ा से, तो डेफिनेटली जो हाई कोर्ट है वो लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगी। जो भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है उसको हाई कोर्ट के पास आइनी इख्तियार होता है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन करे, और वो ये कह भी सकती है कि ये शिकें जो है आइन के खिलाफ हैं, ये लॉ सस्टेन नहीं कर सकता। ये तो काफ़ी मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज़ आई है। तो बल्कि पीका की सेक्शन जो 20 थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया हुआ था कि ये सेक्शन जो है ये क्रिमिनल डिफेमेशन के ज़ुमरे में आती है और ये एक्सीड कर रही है, उसके चिलिंग इफेक्ट होते हैं, तो उसको जस्टिस अख्तर मिल्ला ने स्ट्राइक डाउन कर दिया सेक्शन 20 को पीका। तो इस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को टच स्टोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पे परख सकती है, और परखने के बाद अगर वो उसके नतीजे में पहुंचती है कि ये लोगों के बुनियादी हकूक या मीडिया के बुनियादी, जो भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ है, तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ठीक, चलें देखते हैं कि ये मामला अब किस करवट बैठता है। अदालत में जाता है तो अदालत इस पर जो है वो क्या करती है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जहांगीर जदून साहब, हमारे कानून हमारे साथ मौजूद थे। अरशद अंसारी साहब सीनियर सहाफ़ी तर्जिया वो भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दिन भर में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के पहले IT सिटी की बात कर लेते हैं जिसकी मंजूरी दे दी गई है। IT सिटी लाहौर में तामीर किया जाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी 853 एकड़ पर लाहौर में तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी के बाद मंसूबे की जिम्मेदारी CBD पंजाब को सौंप दी है। 6824 कनाल पर मुश्तमिल मुल्क के सबसे बड़े IT सिटी मंसूबे का आगाज़ होने जा रहा है। मंसूबे का नाम नवाज शरीफ IT सिटी रखा गया है। ये मंसूबा 3 हिस्सों IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन सिटी और फिल्म सिटी पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में सेलेस्टिया के नाम से एक IT ट्विन टावर 12 माह में तामीर किया जाएगा। पूरे मंसूबे का तखमीना 100 अरब रुपए लगा
लगाया गया है। इस मंसूबे की तकमील से तकरीबन 10 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट पर 1500 से 2500 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को 10 साल तक टैक्स फ्री करार दिया है। मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए इब्तदाई तौर पर मुख्तस किए गए हैं। IT सिटी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 साल में हतमी शक्ल दी जाएगी। इस सिलसिले में CBD पंजाब को खुसूसी तौर पर यह हिदायत की गई हैं कि वो IT सिटी की तामीर में अपना किरदार अदा करे। 10 साल तक ये टैक्स फ्री मंसूबा होगा। ये पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा IT सिटी है जिसको नवाज शरीफ IT सिटी का नाम दिया गया है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ज़मीन भी मुख्तस कर दी गई है जहां पर इस IT सिटी का क़याम किया जाएगा। ऐसा ही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह भी किया था और उनका कहना था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियाज हुसैन साहब जो कि चीफ इंजीनियर हैं CBD के। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपके वक्त का फरमाएगा इस IT सिटी के मंसूबे के हवाले से इसकी का तामीर जो है वो कब से बाकायदा तौर पर शुरू होगी, कब तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मैं बताता चलूँ ये तकरीबन 800 एकड़ पे मुहित ये हमारा IT सिटी है जिसके अंदर 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हमने प्रपोज किए हैं। एक फिल्म सिटी, एक एजुकेशन सिटी और एक IT सिटी। IT सिटी 150 एकड़ पे मुहित है जिसके तकरीबन पहले 22 प्लॉट्स की हमने ऑक्शन अनाउंस की थी जो परसों तक मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह हमारे 22 प्लॉट्स जो है वो ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं एंड दैट विल बी कंप्लीटेड। प्रोसेस जो है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक इसकी कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है तो इसमें 2 किस्म की कंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो CBD ने करनी है और उसका इंशाल्लाह हफ्ते में बाकायदा आगाज हो जाएगा। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, टेंडर फ्लोट हो चुका है, NLC ने साइट के ऊपर अपना कैंप जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है और 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान NLC अपना बाकायदा काम शुरू कर देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर रोड्स, वाटर सप्लाई, ICT और IT रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं IT बिल्डिंग्स को वो इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल के अरसा में हम मुकम्मल कर लेंगे। रियासत भी फरमाएगा कि यकीनन मुलाजमतों के मौके भी इससे पैदा होंगे। कितनी मदद मिलेगी पाकिस्तान में बेरोजगारी को जो इस पर काबू पाने में? जो हम इस रहे हैं ना जी वो 3 से 4 लाख है तो कम से कम आपको अगले 10 साल के अंदर ये 1 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो रोजगार के मौके यहाँ से पैदा होंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसकी बिल्डिंग है वो पहली 10 बिल्डिंग इंशाल्लाह पहले साल में शुरू होके तो 1.5 साल के बाद आपको यहाँ पे 11 हाई राइज टावर्स जो कम से कम 300 फीट बुलंद होंगे आपको यहाँ खड़े नजर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और आम शहरी इससे जो है वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे इससे जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? जब IT सिटी का आगाज किया ना, जो बड़ा काम CBD और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया वो ये था कि हम स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं। जितने भी हमारे बच्चे IT सेक्टर में अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी कोई कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इस जगह के ऊपर आकर काम करके कोई इनोवेटिव आइडियाज लेके आना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो CBD के साथ कोलैबोरेट करें और अपने आइडियाज को पिच करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके लिए फाइनेंसिंग अरेंज करेगी और हम अपने जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये एक बड़ा मौका होगा कि वो अपनी सलाहियत यहाँ पर बरोए कर ला सकें। बहुत शुक्रिया, रियाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप से कबल 4 T20 मैचों की सीरीज का आगाज आज लीड्स में होगा। जी हाँ, इसी बारे में बात करने के लिए सोहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। सोहेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप भी शुरू होने के लिए जा रहा है और उससे पहले ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीम के लिए और क्या फ़ायदा इससे हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें, इंग्लैंड से जब भी इंग्लैंड में सीरीज होती है हमेशा बड़ी कंपेटिटिव होती है। वहाँ की कंडीशंस बहुत पाकिस्तानी प्लेयरों को सूट करती है। हमेशा अच्छा मुकाबला देखने को मिला और ये बिल्कुल वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले ये सीरीज हो रही है और इंग्लैंड एक डिफेंडिंग चैंपियन भी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग उनकी टीम है। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी एक बड़ा अच्छा मौका है कि उनको पता चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और अगर
पाकिस्तान की टीम ये सीरीज में अच्छा खेलती है, सीरीज को जीतती है या इवन सीरीज को 2-2 से बराबर भी करती है, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप में प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। अच्छा, ये फैसला किया गया है कि आज जो टीम खेलेगी वही टीम वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, तो आपको लगता है कि इससे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जब वर्ल्ड कप करीब आ जाता है मोस्टली आपके 9-10 प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं जो क्वाइट सर्टन होते हैं, जिन्होंने खेलना ही होता है। हमेशा डिबेट 1-2 प्लेयर्स पे ही चलती है, जो कि अभी भी चल रही है। मेरे ख्याल में जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है ये क्वाइट सर्टन है कि वर्ल्ड कप में भी आप इसी बैटिंग ऑर्डर पे जाएंगे, जो साइम, रिजवान, बाबर, फिर आपके पास आते हैं फखर जमान, फिर आजम खान, फिर इफ्तिखार और फिर अफसान। सोहेब, वर्ल्ड कप से कबल इस सीरीज़ की वजह से क्या पाकिस्तानी टीम क्या डिस्टर्ब भी कुछ हो सकती है? आई मीन कि अगर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए और फ्रेशली अगर उन्हें ले जाया जाए वर्ल्ड कप पे तो ये ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, ये अब प्लेयर जब रेस्ट करते हैं सर, ज़रूरी नहीं उनको वर्ल्ड कप से जो पिछला टाइम होता है, हाँ फास्ट बॉलर्स पे आप ज़रूर ये कर सकते हैं कि आप चारों मैचेस उनको बैक टू बैक ना खिलाएं। आपके फास्ट बॉलर्स को ट्रेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैट्समैन को मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इन फॉर्म जाना वर्ल्ड कप में ये बहुत जरूरी होता है। रेस्ट आप पहले कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से 15-20 दिन जब सिर्फ रह जाए तब मेरा नहीं ख्याल कि आप डायरेक्ट रेस्ट करके वर्ल्ड कप में जाएं, वो बेहतर नहीं होता। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट जो है पाकिस्तानी अवाम को देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया। सोहेब मकसूद साथ मौजूद थे, कौमी क्रिकेटर, इस बारे में जो है वो बात कर रहे थे। और जहां हम इंग्लैंड के साथ सीरीज़ की बात कर रहे हैं, वहीं शाकीन क्रिकेट के लिए मायूस कुन खबर यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नज़र होने का इम्कान है। बिल्कुल, लीड्स में बारिश रात 9 बजे तक जारी रहेगी और मेट ऑफिस ने इस हवाले से पेशगोई कर दी है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ मुश्तबा अली शाह से। मुश्तबा, बताइएगा कि कैसा मौसम है वहाँ पर? लीड्स क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़ा हूँ। इस वक्त यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है। ये जो बारिश का सिलसिला ये आज सुबह से यहाँ पे जारी है, जो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बारिश ना होती तो इस वक्त यहाँ पर आवाम का हुजूम होता, यहाँ पर चहल पहल होती, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटे का आलम है। यहाँ पे कोई भी शायकीन क्रिकेट आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर सिर्फ स्टाफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश है ये आज रात 9 बजे तक जारी रहेगी, और अगर बारिश का यही सिलसिला रहा तो बहुत ज़्यादा इम्कानात ऐसे हैं कि ये मैच आज का जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 है वो कैंसिल भी हो सकता है। पाकिस्तानी टीम के अंदर हसन अली को तब्दील किया गया, उनकी जगह हारिस रऊफ अब बॉलिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अब बारिश अगर रुकती है तो आज का ये मैच बड़ा दिलचस्प होगा, अगर बारिश नहीं रुकती तो आज का ये मैच कैंसिल भी हो सकता है। जी चले, उम्मीद करते हैं कि ये बारिश रुक जाएगी और मैच देखने को मिलेगा, अच्छी क्रिकेट पाकिस्तानी अवाम को देखने को मिलेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।